आज हम उसी विधियों की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्षेपण विधि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रक्षेपण का अर्थ है किसी पर अपने विचारों का आरोपण करना। आरोपण करना यानी हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपते हैं, आरोपित कर देते हैं। लेखन कार्य अच्छा ना होने पर हम पेन और स्याही को दोष दे देते हैं। किसी भी कार्य में असफल होने पर अन्य परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, जबकि स्वयं का अवलोकन करना भूल जाते हैं और परिस्थितियों पर उनको डालने का प्रयास करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को बाह्य जगत पर आरोपित करता है। दमित इच्छाएं अर्थात अंतर्मन की प्रतिक्रियाएं। बाह्य जगत पर आरोपण व्यक्ति की बाहरी वस्तुओं के प्रति जो इच्छाएं होती हैं, उनमें असफल होने पर उनके अंतर्गत वे कारणों को ढूंढना और उसके ऊपर दोषारोपण करना। इसके लिए सबसे पहले फ्रायड महोदय ने इसको ढूंढा और उसके पश्चात फ्रायड ने 1939 के अंतर्गत इस पर विविध प्रकार के प्रयोग किए, जिससे यह प्रचलन के अंतर्गत आ गया। इससे संबंधित विधियां हैं साहचर्य विधि, शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य विधि में मुक्त, आंशिक, नियंत्रित अन्य विधियां भी शामिल हैं। रचना प्रविधि, इसमें सेंटेंस और वाक्य पूर्ति विधि, क्रम या चयन प्रविधि और अभिव्यक्ति प्रविधि। इन सब प्रविधियों के आधार पर ही इन सबको देखा जाता है और अभिव्यक्ति प्रविधि के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत है TAT, CAT और इसके अतिरिक्त रोशा हर्मन विधि यानी शाही डब्बा, इंक प्लांट परीक्षण, टेस्ट। इन सब के आधार पर जब हम देखते हैं और देखते देखते मॉर्गन और मरे ने इनको 1935 में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का आविष्कार किया, जिसके आधार पर यह देखने का यानी दमित इच्छाओं को जानने का और बालक के या किसी भी व्यक्ति के या किसी से भी संबंधित जो समस्याग्रस्त है उसके बारे में जान करके और निदान देने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत 30 कार्ड होते हैं, जिसमें 10 तो स्त्रियों से संबंधित और 10 पुरुषों से और 10 दोनों से संबंधित होते हैं। उनको 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। इससे ऊपर जो स्थित होते हैं यानी बड़े बालकों पर या बड़े व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अंकन और चित्रांकन होता है उसके आधार पर उनके विचार और उनके अंतर मन यानी दमित इच्छाएं और जो अंतर्मन की प्रतिक्रियाएं हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास के आधार पर ही यह निर्णय और निष्कर्ष निकालकर उनमें सुधार कार्य लाने का प्रयास किया जाता है। बैलक महोदय ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत बालकों का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें पशुओं पक्षियों के चित्रांकन होते हैं, जिसके आधार पर बालकों को उन्हें दिखाया जाता है, उन कार्डों के आधार पर और उनकी मानसिक स्थिति और उनके वातावरण का अवलोकन करने का प्रयास किया जाता है। रोशा पद्धति या विधि के अंतर्गत स्याही धब्बा परीक्षण, जिसका आविष्कार हर्मन रोशा जो स्विस मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 1921 में किया था, इसे इंक प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी वही कार्ड प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत एक सफ़ेद कागज़ के अंदर स्याही से डूबे हुए धागे को रोल करके डाल दिया जाता है, उसे खींच कर से और विविध रंगों के द्वारा नीला, काला और अन्य भूरे आदि रंगों का प्रयोग करके 10 कार्ड बनाए जाते हैं। उन्हें चिपका करके उनकी आकृतियों के आधार पर बालकों को दिया जाता है और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि इसमें उसे क्या दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम कई बार हमारे घर में प्लास्टर उतर जाने पर उसमें आकृतियों की अनुभूति करते हैं, आकाश में जब बादलों की आकृतियाँ बनती हैं तो उसमें भी हम अलग अलग चित्रांकन करते हैं। तो इस तरह की जो विधियाँ होती हैं इसके आधार पर वो हमारी मानसिकता का प्रदर्शन करती हैं, हमारी परिस्थितियों का अवलोकन करवाती हैं। इनके आधार पर जब जिसका यह इस तरह का टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट के आधार पर उस व्यक्ति से सबसे पहले तो उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि यह बातचीत हमारे आपस में ही रहेगी, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और उससे उनको देखने के आधार पर
का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस कहानी का संबंध उसकी मानसिक दशाओं और व्यक्तित्व के गुणों से संबंधित होता है। ये मानसिक संबंध होने के कारण और व्यक्तित्व के गुणों से संबंधित होने के कारण उसके अंतर मन में जो दमित इच्छाएं थी, अचेतन मन में जो भावनाएं थी, जो दूसरों को यानी असफल होने पर दूसरों पर दोषारोपण की जो प्रवृत्ति थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था, मैं तो इसके लायक थी ही नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो इसकी वजह से हुआ। तो ये सब जो बातें होती है, इन सब बातों को अनजाने में ही वह व्यक्ति जब कहानी बनाता है और इन कार्डों के आधार पर स्त्री पुरुष और दोनों के आधार पर जब उसका विभाजन किया जाता है तो यह देखने में आता है कि उसके अंतर मन में कौन सी समस्याएं चल रही हैं और उनके आधार पर उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, परीक्षक पर आश्रित होती है। इन सब के आधार पर सारा रिजल्ट परीक्षक निकालता है। जो जिसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है या जिस पर इसको अप्लाई किया जाता है उसे उसका ज्ञात नहीं होता है, इसलिए वह आश्वस्त होता है और उसी आधार पर उसका उपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत यानी किसी भी प्रणाली में कोई ना कोई दोष तो अवश्य होता ही है और अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो अच्छाइयाँ ये हैं कि वैध होती है, विश्वसनीय होती है, आंतरिक मनोदशा और मानसिक रोग ग्रंथियों और व्यक्तिगत समस्याओं का इनके आधार पर पता लग जाता है और सामाजिक संबंधों का ज्ञान भी हो जाता है। उन सामाजिक संबंधों के आधार पर ही हम निदान निकाल पाते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में हम उसको निर्देशित करके परामर्श के द्वारा सफलतम जीवन जीने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये होता है कि असमान परीक्षण, कभी कभी ये जो परीक्षण किए जाते हैं, इन परीक्षणों के आधार पर दो परीक्षणों को के रिजल्ट एक जैसे नहीं आते हैं और इनको जो व्यक्ति जो दूसरे पर अप्लाई करता है वह जरूरी नहीं है कि वो प्रशिक्षित हो, उसकी प्रशासन और उसकी व्याख्या करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यह बड़ी ही जटिल व्यवस्था होती है और रिजल्ट परीक्षणकर्ता पर निर्भर होता है, इसलिए जिस पर परीक्षण किया जाता है उसे तो यह ज्ञात भी नहीं होता कि उसने क्या कहा है, क्यों कहा है और इसका क्या आकलन किया जाएगा। वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है जिससे कि हम कभी भी इसकी पुनः जांच कर लें, इसलिए अंतर भी आ सकता है क्योंकि इसमें कहानी, रचना, प्रेरण और मानसिक दशाओं से संबंधित चित्र आदि का अवलोकन संबंधित होता है, जिसके आधार पर वह सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। धन्यवाद।